राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज ममता जी के पांव तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उनका पोता पूरे 1 महीने का हो गया था। उसके जन्म के अवसर पर उनके बेटे बहू ने अपने ऑफिस के दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों के लिए एक पार्टी रखी है। ममता जी मेहमानों की आवभगत में मसरूर थी और मेहमानों के लिए गर्मा गर्म चाय रसोई घर में से लेकर आ रही थी। तभी अचानक उनका पैर रसोई घर के दरवाजे की चौखट से टकराया और ममता जी के हाथ से चाय की ट्रे छूटकर गिर गई। उन्होंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए गिरने को बचाया, लेकिन इस दौरान उनकी साड़ी पर चाय गिर गई और दाग पड़ गए। उसी समय उनकी बहू गुस्से में तमतमाती हुई उनके पास आई और बजाय ये पूछने की कि कहीं आपको चोट तो नहीं आई, उनकी बहू चिल्लाते हुए कहने लगी, माँ जी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आखिर आपका ध्यान कहाँ रहता है? बहू की बातें सुनकर ममता जी हैरानी से अपनी बहू की ओर देखने लगी। तो फिर बहू गुस्से में बोली, अरे ऐसे क्या देख रही हैं? मैंने आपको अपनी इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी और आपने उसे खराब कर दिया। यह साड़ी मेरी माँ ने मुझे दी थी। जानते हैं कितनी महंगी साड़ी है? आपको तो कपड़े पहनने की बिल्कुल तमीज़ भी नहीं है। तभी ममता जी, जिन्हें अपनी बहू की बातें सुनकर बोध होने लगा था, रूंधे स्वर में कहने लगी, नहीं बहू, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो केवल चाय लेकर आ रही थी। इस दौरान मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पैर चौखट से टकरा गया। यह सब हो गया। लेकिन उनकी बहू कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मुंह बनाते हुए बोली, नहीं नहीं, आपकी गलती थोड़ी ना है। दरअसल गलती तो मेरी है, जो आपको अपनी साड़ी पहनने के लिए दे दी। आप इन साड़ियों के लायक ही नहीं। सामने से उनका बेटा मनोज भी गुस्सा करते हुए कहने लगा, माँ, इतनी महंगी साड़ी पहनी थी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। अब आप खुद ही देखो माँ, पुष्पा की साड़ी खराब हो गई ना। सभी मेहमानों की नज़र ममता जी पर थी। अपने बेटे और बहू द्वारा बोले गए इतने कड़वे शब्दों से आहत होकर ममता जी से अब रुका ना गया। वो अपने कमरे में जाकर बैठ गई। गरम गरम चाय गिरने के कारण ममता जी के हाथों में छाले पड़ गए थे, जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया था। लेकिन उन छालों की जलन भी उन्हें इतनी तकलीफ नहीं दे रही थी जितनी बेटे बहू की तीखी बातों से उनके दिल को तकलीफ पहुंची थी। रह रहकर ममता जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सोचने लगी कि पूरे 2 महीने हो गए उन्हें अपने बेटे बहू के घर आए और इस दौरान उन्होंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। घर में सुबह से लेकर शाम तक एक टांग पर खड़ी होकर काम करती हूँ। बहू और बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा किया। थकावट होने के बावजूद भी मुंह से उफ तक ना की। लेकिन बहू को यह सब नज़र नहीं आया और आज अगर उसकी साड़ी पर थोड़े दाग लग गए तो सबके सामने उसने कैसे मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी थी। आज वह उस दिन को कोस रही थी जब वह अपने बेटे बहू की बात मानकर खुशी खुशी उनके घर चली आई थी। दरअसल आज से करीब 2 महीने पहले जब पुष्पा माँ बनने वाली थी, एक दिन मनोज सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। पुष्पा उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरी हालत तो तुम जानते हो ही। अब मुझसे घर के काम नहीं हो पाती। मैं सोच रही हूँ कि एक दिन भर के लिए काम के लिए एक मेड लगा लेते हैं। पुष्पा की यह बात सुनकर मनोज ने कहा, नहीं यार, मेड का तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अभी मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। इस बारे में हम रात को बात करेंगे। मैं इसका कोई न कोई हल ज़रूर निकाल लूँगा। तुम चिंता मत करो। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे तुम्हारे सारे काम भी हो जाएं और तुम्हें आराम भी करने को मिल जाएगा।
पुष्पा मनोज की यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई और चहकते हुए बोली, ऐसा क्या करने वाले हो, मुझे तो बताओ। तभी मनोज ने कहा, बस तुम देखते जाओ, मैंने जो तरकीब सोची है उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना कहकर मनोज अपने ऑफिस चला गया। रोजाना की तरह मनोज के जाते ही पुष्पा के मोबाइल में घंटी बज उठी और काफ़ी देर तक पुष्पा अपनी माँ से बातें करती रही। शाम को जब मनोज वापस आया तो पुष्पा से कहने लगा, तुमसे घर का काम नहीं किया जाता, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने माँ बाबूजी को यहाँ बुला लेता हूँ। माँ तुम्हारा ख्याल भी अच्छे से रखेगी और घर का काम भी आसानी से हो जाएगा। अपने सास ससुर को बुलाने का नाम सुनकर पुष्पा का मुंह बन गया और कहने लगी, ये तरकीब निकाली थी तुमने? जब तुम्हारे माँ बाबूजी यहाँ रहेंगे तब कितना खर्च आएगा, इस बारे में तुमने सोचा है? अरे पुष्पा, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ हमारे घर का सारा काम अच्छे से कर देगी और बाद में बच्चे को पालने के लिए भी हम माँ को ही इसी घर में रखेंगे। तुम्हारी काम वाली की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह बात सुनकर पुष्पा तपाक से बोली, अरे हाँ, यह बात तो मेरी माँ ने भी कही थी कि सासू माँ के होते हुए तुम्हें नौकरानी की क्या ज़रूरत है। तभी मनोज उसे प्रश्नवाचक नज़रों से देखने लगा तो पुष्पा बोली, वो मेरा मतलब, माँ का फ़ोन आया था, वह भी यही कह रही थी कि अपनी सास को पूरे 6 महीने के लिए अपने घर पर बुला लेना। घर के काम से लेकर बच्चे को संभालने तक सारे काम वह करती रहेंगी। लेकिन मनोज, माँ का तो ठीक है, लेकिन बाबूजी का यहाँ क्या काम है? उन्हें वहीं गांव में ही रहने दो, यहाँ तो केवल माँ का ही ज़रूरत है। तभी मनोज बोला, पुष्पा, तुम समझती नहीं हो यार, अगर हम माँ को इतने समय के लिए यहाँ बुलाएंगे तो बाबूजी के खाने पीने के और रहने की समस्या को कौन संभालेगा? यहाँ पर तो बाहर के सारे काम करते रहेंगे, सब्जी लाना, दूध लाना, राशन का सामान लाना, सारे काम बाबूजी कर लेंगे। और तुम यह क्यों भूल जाती हो कि उन्हें पेंशन भी तो मिलती है। जब वह इस घर में रहेंगे तो पेंशन भी इसी घर में खर्च करेंगे, मेरा खर्चा भी कम हो जाएगा। फिर मनोज ने कहा, जब बाबूजी रिटायर हुए थे तो रिटायरमेंट पर उन्हें अच्छी खासी रकम मिली थी, जिसकी उन्होंने एफडी बनवा ली थी। अब वह एफडी मैच्योर होने वाली है। जब बाबूजी यहाँ आएंगे तो लगे हाथ में उनसे उन पैसे के बारे में भी बात कर लूँगा। फिर हम एक बड़ा सा घर देखेंगे और सुकून से उसमें रहेंगे। तभी पुष्पा बोली, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे माँ बाबूजी भी हमारे लिए हमारे साथ ही रहने आ जाएं। मैं उन लोगों के साथ हरगिज नहीं रह सकती। तभी मनोज ने कहा, अरे यार, तुम चिंता क्यों करती हो? एक बार पैसे हाथ में आ जाने दो, उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मनोज की यह बात सुनकर पुष्पा तो जैसे खुशी से उछल पड़ी हो और झट से बोली, फिर देर किस बात की, जल्दी लगाओ ना अपनी माँ को फ़ोन। हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ। ऐसा कहकर मनोज ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ, पुष्पा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, 8वां महीना चल रहा है। अब उसके घर का काम उससे नहीं किया जाता, यहाँ तो काम वाली भी नहीं मिल पाती। माँ, एक काम करो ना, कुछ समय के लिए आप यहाँ पर आ जाओ। बेटी की बात सुनकर ममता जी बड़ी खुशी से बोली, ठीक है बेटा, मैं इस बारे में तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ। ऐसा कहकर ममता जी ने फ़ोन रख दिया। शाम को जब महेश जी घर लौटे तो ममता जी उनसे कहने लगी, सुनिए जी, आपके बेटे का फ़ोन आया था, बता रहा था कि बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती, अगले महीने उसकी डिलीवरी है और उन्हें कोई मेड भी नहीं मिल पा रही है, इसीलिए उन्होंने हम लोगों को बुलाया है। पत्नी की यह बात सुनकर महेश जी बोले,
बात तो ठीक है, जब बच्चों को हमारी ज़रूरत है तब हम लोग काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा। बेटा बहू हमें इतनी बड़ी खुशी देने जा रहे हैं तो क्या हम इतनी मदद नहीं कर सकते। वहाँ बहू को परेशानी हो रही है, तुम जल्दी से सामान पैक करो, वहाँ चलने की तैयारी करो, महेश जी ने कहा। अपने पति की यह बात सुनकर ममता जी खुश हो गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटों को फ़ोन किया और उत्साह से बोली, बेटा हम 1-2 दिन में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ममता जी ने बड़े ही लाड प्यार से और हमदर्दी के साथ अपने बेटे के पास आने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनका बेटा और बहू उन्हें किस इरादे से अपने पास बुला रहे थे। 2 दिन के बाद ममता जी और उनके पति महेश जी अपने बेटे बहू के पास बड़े शहर में पहुंच गए। पहुंचते ही मनोज ने कहा, देखो ना माँ, आपकी बहू की कल से तबीयत कितनी खराब है, उल्टियाँ हो रही है। अब तक तो जैसे तैसे मैं खाना बनाकर काम चला रहा था, अब आप आ गई हैं तो आप रसोई संभालिए और घर की बाकी जिम्मेदारियां भी अब आपके हवाले है। बेटे ने इतना हक जताकर बात की तो ममता जी बहुत खुश हो गईं। सोचने लगी कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, कितने अपनेपन से उसने मेरे आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। पहुँचते ही ममता जी ने घर का सारा कार्यभार संभाल लिया और पूरे घर का काम करने लगी। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सारा काम ममता जी अकेले ही संभालती थी। अपनी पत्नी को दिन भर काम में जुटे हुए देख महेश जी उनसे कहने लगे, अरे भाग्यवान, तुम पूरा दिन काम में ही लगी रहती हो, कहीं अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। फिर ममता जी ने हंसते हुए कहा, अरे आप भी, बेटा बहू मुझे दादी बनाने जा रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी ना। इस खुशी के आगे तो मुझे अपने घुटनों का दर्द भी नज़र नहीं आता। एक बार सब कुछ अच्छे से निपट जाए तो मेरी चिंता खत्म होगी। तभी कमरे से पुष्पा की आवाज़ आई, माँ जी मेरे लिए चाय बना देना। उसी समय मनोज भी ऑफिस के लिए तैयार हो गया। माँ मेरा नाश्ता कहाँ है? ममता जी फिर से काम करने में जुट गई। आखिरकार वह समय भी आ गया जब घर में एक नन्हा मेहमान आ गया। सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और ममता जी तो दादी बनने की खुशी में अपनी सारी थकावट ही भूल गई थी। बड़ी खुशी खुशी अपने बहू की सेवा करते जा रही थी। उसे समय से खाने के लिए पौष्टिक भोजन बनाकर देती, बच्चे को बादाम के तेल से मालिश करती, माँ और बेटे दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। एक दिन ममता जी और महेश दास जी अपने पोते को गोद में लेकर उससे खूब लाड प्यार जता रहे थे। वो दोनों तो उसकी बलाएं लेते ही जा रहे थे। तभी उनका बेटा मनोज उनके पास आकर कहने लगा, बाबूजी, आप तो जानते हैं कि हम एक बड़ा घर लेना चाहते हैं। हम लोगों को यह घर बहुत छोटा महसूस होता है और आपको तो पता है कि घर खरीदने में लाखों रुपए की ज़रूरत होती है। फिर महेश जी बोले, तो क्या इसमें क्या परेशानी है बेटा? अगले ही महीने मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है। अब इस उम्र में हमें इतने पैसों की भला क्या ज़रूरत है? वह सब तुम रख लेना। यह बात सुनकर मनोज की तो वांछें ही खिल गई। उसके बाद अभी कुछ ही दिन बीते थे कि पुष्पा को घर में बैठे हुए अपने ससुर जी खटकने लगे। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वह तो किसी काम के ही नहीं है। घर का सारा काम तो उसकी सास ही करती है। ससुर जी को तो बस घर में बैठकर काम बढ़ाते ही रहते हैं। तो पुष्पा ने अपने पति मनोज से कहा, आप अपने पिताजी को वापस उनके गांव भेज दीजिए। मनोज ने डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम बाबूजी को घर भेजने की बात कर रही हो। मालूम भी है उनकी एक एफडी में
जितना पैसा पड़ा है उसी पैसे से बड़ा मकान खरीदने का हमारा सपना पूरा होने वाला है। और मैंने उन पैसों के लिए बाबूजी से बात भी कर ली है। इसीलिए जब तक वह पैसे नहीं आ जाते कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे कि बाबूजी नाराज़ हो जाएं। अगले दिन जब ममता जी रसोई घर का सारा काम निपटाकर कमरे में पहुंची तो महेश दास जी बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। ममता जी बोली, अरे क्या बात है, बहुत सोच में डूबे हुए हैं। तब महेश जी ममता, बहुत समय से मनोज बड़ा मकान खरीदने की जिद कर रहा है। देखा जाए तो उसकी भी बात सही है। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब बुढ़ापे में हम कब तक बेटा बहू से अलग रहेंगे। आखिरकार तो हमें भी बुढ़ापे में बेटे बहू का सहारा चाहिए। तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि हम अपने गांव वाला मकान और ज़मीन बेच देते हैं। और अब मेरी एफडी के पैसे तो मिलने वाले हैं, तो कुल मिलाकर इतना पैसा आ जाएगा कि इस शहर में एक बड़ा सा मकान खरीद सके, जिससे हम सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे। यह बात सुनकर ममता जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और कहने लगी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। फिर महेश जी बोले, ठीक है, मैं कल ही गांव के लिए निकल जाता हूँ। एफडी के लिए सारी फॉर्मेलिटी की भी तैयारी करनी होगी और गांव का मकान और ज़मीन बेचने के लिए भी बात कर लेता हूँ। इन सब से एक सप्ताह का समय तो लग ही जाएगा। फिर ममता जी ने कहा, लेकिन अगले सप्ताह तो मुन्ने के जन्म की खुशी में घर में पार्टी है। अरे ममता, अगले हफ्ते तक तो मैं सब काम करके वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन महेश जी गांव के लिए निकल गए। उनके बेटा बहू गांव का मकान बेचने और एफडी के पैसे आने की बात सुनकर बहुत खुश हो गए थे। दोनों खुली आंखों से बड़े बड़े आलीशान मकान के सपने देखने लगे। एक दिन की बात है, जब ममता जी रसोई घर में काम करने आई तभी उन्होंने मुन्ने के रोने की आवाज़ सुनी। वह तुरंत दौड़ी दौड़ी गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अचानक उनकी बहू गुस्से से बोली, माँ जी, आपने मुन्ने को बिना हाथ धोए उठा लिया। क्या आपको इतना भी नहीं मालूम कि इससे इन्फेक्शन भी हो जाता है। आगे से मुन्ने को गोद में उठाना तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लिया करो। ममता जी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्हें हैरानी तो तब हुई कि जब उनकी बहू ये सब बातें उनके बेटे मनोज के सामने कह रही थी, लेकिन मनोज ने उसे एक शब्द तक नहीं कहा। धीरे धीरे दिन बीतते गए, धीरे धीरे समय बीतते गए और इसी तरह से ममता जी की बहू उनके कोई न कोई काम में कमी निकालती रहती और उनका बेटा मूक दर्शक बनकर यूं ही देखता रहता। जब मुन्ना 1 महीने का हो गया तो मनोज और पुष्पा ने एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी वाले दिन ममता जी की बहू उनके पास आई और कहने लगी, माँ जी, आपके पास तो कोई अच्छी सी साड़ी भी नहीं है जो आज आप पार्टी में पहन सके। जो साड़ियाँ आप गांव से लेकर आई थी वह सब पुराने डिजाइन की हैं। अगर आप अपनी पुरानी सूती सी साड़ी पहनकर हमारी मेहमानों के सामने आएंगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा। तो आप एक काम कीजिए, आप आज पार्टी के लिए मेरी साड़ी पहन लीजिए, लेकिन संभाल कर पहनना, क्योंकि यह साड़ियाँ मेरी माँ ने दी है और बहुत महंगी है। ध्यान रखना कि इस साड़ी पर कोई दाग ना लगे। ठीक है बेटा, तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारी साड़ी पहन लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा महंगी साड़ी मत देना, कोई हल्की फुल्की सी साड़ी ही दे दो। पुष्पा अपने अलमारी में से निकालकर एक साड़ी अपने सास की तरफ देते हुए कहा, लो माँ जी, ये साड़ी पहन लो। आज तक आपने कभी ऐसी साड़ी पहनी भी नहीं होगी। बहू की यह बातें सुनकर ममता जी के दिल को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन कोई दूसरा सहारा ना था। आज सुबह जब मुन्ने के पार्टी में ममता जी चाय की ट्रे लेकर जा रही थी तो उनका पैर घर की चौखट में फंस गया
और चाय की ट्रे नीचे गिर गई। ममता जी का हाथ भी जल गया और चाय उनके साड़ी में भी गिर गई। साड़ी में दाग लगने की वजह से उनके बेटे और बहू ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। पार्टी में आए हुए मेहमानों के सामने ममता जी का खूब अपमान किया। सब ममता जी को एक नौकरानी की तरह देख रहे थे। ममता जी यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी और पूरा दिन पूरी रात भूखी प्यासी अपने कमरे में पड़ी रही। दूसरे दिन जब ममता जी के बहू और बेटे ऑफिस गए हुए थे, तभी उनके पति महेश जी का फ़ोन आया। वह पार्टी के बारे में पूछने लगे, कैसी रही पार्टी, कितने लोग आए थे। ममता जी कुछ जवाब नहीं दे रही थी। रूंधे हुए स्वर में बोली, अरे मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, आपको काफ़ी दिन गए हो गए। अब मैं यहाँ आपके बिना अकेले नहीं रहना चाहती, मुझे भी यहाँ से लेकर चलो। महेश जी ममता जी के मुंह से यह बातें सुनकर समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ममता की आज गला रूंधा हुआ है। महेश जी ने कहा, ममता मुझे कुछ गड़बड़ी की आशंका है, तुम मुझसे सच सच बताओ, मुझसे कुछ मत छुपाओ। मुझे पता है तुमको झूठ बोलना नहीं आता। ममता जी ने रोते हुए अपने पति से सारी बात बता दी। दूसरे ही दिन महेश जी अपने बेटे बहू के घर पर पहुंच गए। बहू अपने कमरे में सोई थी। मनोज ऑफिस गया हुआ था। महेश जी अपनी पत्नी से मिलने उनके कमरे में चले गए। उनके हाथ में एक बहुत बड़ा सा शॉपिंग बैग था। उस बैग को वह वहीं हाल पर एक टेबल में रख दिए थे। जब बहू सोकर उठी तो उसने देखा कि एक शॉपिंग बैग हॉल की टेबल पर रखा हुआ है। वह उस बैग को खोली तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसमें एक बहुत ही कीमती और खूबसूरत साड़ी थी। बहू को लगा कि यह साड़ी उसका पति मनोज लाया है। वह तुरंत साड़ी अपने कमरे में लेकर चली गई। उसने उस साड़ी को पहन लिया और मन में सोचने लगी, साड़ियाँ तो अभी तक मेरे पास बहुत है, लेकिन आज तक ये पहली साड़ी है जो मनोज मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी लाए। इतने में मनोज भी घर पर आ गया और वह आवाज़ देने लगा, पुष्पा कहाँ हो। पुष्पा वह साड़ी पहनकर बाहर निकली और अपने पति से कहती है, देखो मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में। मनोज ने देखते हुए कहा, अरे यह साड़ी तो बहुत महंगी लग रही है, तुमने कब ये साड़ी खरीदी। पुष्पा आश्चर्य में बोली, ये साड़ी तुम नहीं लाए हो क्या। नहीं तो मैं नहीं लाया, मनोज भी आश्चर्य में बोला। तभी पुष्पा कहने लगी, यह जो टेबल पर बैग है ये किसका है। इतने में महेश जी बाहर आकर बोले, यह बैग मेरा है और ये साड़ी मैं अपनी पत्नी के लिए लाया हूँ। पुष्पा ने इतनी बात सुनी तो कहने लगी, ठीक है, मैं ये साड़ी अभी उतार कर पैक कर देती हूँ। महेश जी ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी पत्नी किसी की उतरन साड़ी नहीं पहनेगी। वह अब इससे भी अच्छी अच्छी चाहे तो जितनी साड़ियाँ पहन सकती है। अरे वह तो अपने बच्चे और परिवार को संभालने के चक्कर में कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। मैंने अपने पत्नी के बारे में अब सोच लिया है। मैंने अपने ही गांव से लगे हुए शहर में उसके नाम पर एक साड़ियों का शोरूम खोल दिया है। उसमें एक एक से महंगी साड़ियाँ रहेगी और वह शोरूम के पेपर ये रहे। महेश जी पेपर को निकालकर बेटे के हाथ में रखते हुए दिया। मनोज ने कहा, अरे बाबूजी, आपने शोरूम खरीद लिया। आप तो कह रहे थे कि इसी शहर में हमारे लिए बड़ा मकान खरीद कर देंगे। महेश जी ने कहा, सोचा तो मैं यही था और यही सोचकर मैंने गांव की ज़मीन भी बेच दिया था और अपने एफडी के भी पैसे निकलवा लिए थे। तुम्हारे बेटे के प्रोग्राम में मैं इसीलिए नहीं पहुंच पाया कि मेरा घर बिकना बाकी रह गया था। शायद भगवान की मर्जी थी जो तुम दोनों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। तुम्हारे असली इरादे सामने आ गए और अब मैं तुम लोगों को घर क्या 1 रुपये भी नहीं दूंगा। मैं अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। चलो ममता, हमें अपना शोरूम जो संभालना है। इतना कहकर महेश जी
अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चले गए। पुष्पा और मनोज अपने किए हुए पर बहुत पछता रहे थे। उनके हाथ में आए हुए लाखों रुपए जो निकल गए थे, आज उनका बड़ा घर में रहने का सपना ही रह गया। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज नवमी का दिन है, माता रानी का लास्ट दिन है। आप सबको माता रानी हमेशा खुश रखे। माता रानी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय माता दी।